पिछले वाले टॉपिक में कुछ नहीं आ रहा हो तो बताओ, आगे बढ़े। देखो आज चैप्टर है भारत के विदेश संबंध। एक मजे की बात बताता हूं, देखो आपको ये चैप्टर जिसको समझ में आ गया उसको 4 चैप्टर समझ में आएंगे। ये जिसको नहीं आया 4 गए सीधे ही, क्योंकि इसमें अपन IR पढ़ेंगे, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, अंतरराष्ट्रीय संबंध। उसमें हम सार्क पढ़ेंगे, साप्टा पढ़ेंगे, नीति आयोग पढ़ेंगे, सॉरी योजना आयोग का संबंध पढ़ लेंगे, उसमें विदेशों से भारत के व्यापारिक संबंध पढ़ेंगे। इसमें नेपाल, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार, चीन, पाकिस्तान ये पढ़ेंगे और यूएनओ पढ़ेंगे। और ये सारे के सारे किससे जुड़े हुए हैं? भारत के विदेश संबंध से जुड़े हुए हैं। तो ये चैप्टर जिसके समझ में आया उसके 5 चैप्टर तैयार हो जाएंगे लगभग, और अगर ये नहीं आया तो वो भी गए सीधे के सीधे ही। तो अब ये ध्यान से सुनना है कि ये चैप्टर बहुत सारी जगह लिंक है। अब एक से लेकर अपन आगे बढ़ते हुए चलेंगे, है ना, तो अपने को सारे टॉपिक्स अपने आप समझ में आने लग जाएंगे, नहीं तो फिर कुछ भी नहीं आएगा। जैसे जिसको साम्यवाद समझ में नहीं आया, पूंजीवाद समझ में नहीं आया, उसको समकालीन विश्व की राजनीति की ABCD भी समझ में नहीं आएगी, है कि नहीं है। तो इस बुक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है NCERT की, कि एक भी क्लास आपने मिस की तो अगली क्लास गायब, बस कुछ समझ में नहीं आएगा। एक बात तो ये, दूसरी बात आप चाहे कितना ही कोशिश कर लो चीजें जुड़ते हुए समझ में आएंगी। RBSC में क्या था, कहीं से भी उठाओ कुछ भी पढ़ा दो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें तो ऐसा नहीं है, इसमें तो स्टेप बाय स्टेप ही चलना पड़ेगा। पहले आपको बेसिक समझना पड़ेगा तभी आप आगे का बढ़ सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो पहले तो ये देखो विदेश संबंध क्या होते हैं, दो देशों के आपसी संबंधों को, ठीक है ना। एक देश दूसरे के लिए क्या होता है? विदेश होता है। तो दो देशों के संबंध क्या कहलाएंगे? विदेश संबंध कहलाएंगे। अब ये विदेश संबंध किससे बनते हैं? विदेश नीति से बनते हैं। किससे बनते हैं? विदेश नीति से। अब सवाल, इसके जहां भी सवाल बने लिख लेना तुरंत, है ना। कुछ बच्चे आए नहीं आज, ठीक है ना। सवालों में कंजूसी मत करना इसमें। तो आप सवाल लिखें, भारत की विदेश नीति के निर्माता किसे कहा जाएगा? तो कौन होंगे? नेहरू जी। कौन थे? नेहरू जी। भारत की विदेश नीति के निर्माता, या भारत की विदेश नीति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ा? वो किसका पड़ा? नेहरू जी का। अब मुद्दे की बात करते हैं। देखो कैसे पड़ा, क्यों पड़ा, आप समझते हैं। आप जानते हैं विदेश नीति किसे कहते हैं, विदेशों से हमारे कैसे संबंध होंगे, उसी पॉलिसी को हमने क्या नाम दिया? विदेश नीति नाम दिया। बताओ क्या समझ में नहीं आया? आया बात समझ में? कि ऐसी व्यवस्था जिसके तहत हम दूसरे देशों से संबंध जोड़ेंगे, चाहे वो संबंध कठोर हो सकते हैं चाहे वो अच्छे हो सकते हैं। ये नहीं कह रहे मैं, ये नहीं कह रहा मैं आपको कि वो कैसे होंगे, लेकिन वो कौन सी पॉलिसी के तहत जोड़ेंगे, वो किस प्रकार की पॉलिसी होगी, उसी पॉलिसी को हिंदी में हम नीति कहते हैं पॉलिसी को। और विदेशों से जिस नीति से हमारे संबंध जुड़ेंगे उसे विदेश नीति कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ है पहले पड़ोस की नीति, है ना। विदेश नीति की विशेषता पढ़ेंगे अपन। पहले पड़ोस की नीति है, जीरो टॉलरेंस टेररिस्ट एक्टिविटी है, और भी जैसे है एशिया, दक्षिण एशिया है, पूर्व की ओर देखो है, ये सारी विदेश नीति की क्या है? विशेषताएं हैं। तो भारत का जब निर्माण हुआ एक राज्य के रूप में 1950 में, तो पहले प्रधानमंत्री कौन बने? नेहरू जी। और इन्हीं के अनुसार देश की क्या बनी? विदेश नीति बनी। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? इन्हें विदेश नीति का निर्माता कहा जाता है। नंदिनी आ रही है बेटा बात समझ में? यस सर। आगे देखो, इसमें क्या होगा, किसी भी
हमारे यहाँ सरकार किसकी बनती है? हमारे यहाँ सरकार किसकी बनती है? पार्टी की। किसकी बनती है? ये प्रदीप माइक ऑन क्यों कर रखा है? अरे ये एक एक बच्चे को बताने की आवश्यकता है क्या? आपकी ये क्लास रिकॉर्ड होती है और आपको अगर सवाल पूछना हो उतनी ही देर माइक ऑन करना है, बाकी बंद कर देना है, ताकि बढ़िया एक सभ्यता के साथ क्लास चले, है ना। एक बहुत अच्छी क्लास यहाँ पर हम ले सके, आपको भी डिस्टर्ब नहीं हो, बाकी बच्चों को भी नहीं हो। सवाल पूछना हो जितनी बार पूछना उतनी बार पूछ सकते हैं। आप सवाल पूछें और माइक को बंद कर दें, आंसर आपको मिल जाएगा। सवाल पूछने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा, हमारे यहाँ सरकार किसकी बनती है? दल की। याद रखना, एक एक चीज कॉन्सेप्ट बेस है। हमारे यहाँ सरकार किसकी बनती है? दल की या दलों की। दो ही प्रकार की सरकार, या तो बहुमत के साथ आएगी या गठबंधन के साथ आएगी। गठबंधन के साथ आएंगी तो 4-5 बागड़ बिल्ले एक साथ होंगे और सारे के सारे मिलकर क्या बना लेंगे? सरकार बना लेंगे। अकेले रहेंगे तो अकेले नेताजी होंगे। समझ रहे हो ना? जैसे अभी किसकी है? मोदी जी की सरकार है, तो कैसी है? एक दल की सरकार है ना, लेकिन है गठबंधन की। कैसी सरकार है? गठबंधन की। और उसका नाम क्या है? एनडीए। एनडीए का पूरा नाम क्या है? नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अब आप बताओ, जब दल की सरकार है तो दल की क्या आती है? बताओ, आती कि नहीं आती? दल की क्या आती है? विचारधारा। जैसे मैं बात करूं बीजेपी की, तो कैसी होगी? हिंदूवादी, आक्रामक होती है ना। आपको याद होगा कांग्रेस के टाइम में 2 सैनिकों के सर काट के ले गए थे और कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई, या गठबंधन में प्रेशर ज्यादा था इसलिए नहीं कर पाई, है ना। लेकिन आप देखो, मोदी जी पूर्ण बहुमत में थे, गठबंधन में नहीं थे, है ना, लेकिन सरकार गठबंधन की बनाई। देखो इसमें अंतर अपन आगे जाके पढ़ेंगे, पूर्ण बहुमत और गठबंधन क्या होता है। जब जितनी आवश्यकता होती है 272 सीटों की, राजस्थान में 101 चाहिए, केंद्र में 272 चाहिए, अगर इतनी सीटें किसी एक दल को मिल जाती हैं तो वो एक दल, या यूं कहें पूर्ण बहुमत की सरकार में काउंट होता है। अब वो चाहे तो पूर्ण बहुमत की सरकार बना सकता है, चाहे तो वो सहयोगियों को ले सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर 272 से कम सीटें मिली, नहीं प्रदीप, ये प्रदीप सिंह कौन है? प्रदीप, आवाज आ रही है बेटा? आप बार बार माइक ऑन करोगे तो मैं यहां से रिमूव कर दूंगा। अब मोदी जी के पास ऑप्शन था, चाहे तो वो क्या बना ले, अपनी अकेले की पूर्ण बहुमत की सरकार बना ले या गठबंधन की बना ले। आपको ये समझ में आ गया गठबंधन की सरकार कब बनती है? जब किसी निश्चित आंकड़े को वो प्राप्त नहीं कर पाते। 272 अगर सीटें नहीं मिली तो कौन सी सरकारें बनेगी? गठबंधन की। लेकिन अगर ये मिल गई तो किसकी बनेगी? पूर्ण बहुमत की। लेकिन मोदी जी को 272 मिलने के बाद भी गठबंधन ही बनाया इन्होंने, अपने सहयोगियों को छोड़ा इन्होंने नहीं। अब यहां देखो, कोई भी दल आता है, दल की क्या होती है? विचारधारा। हिंदुत्व विचारधारा किसके साथ जुड़ी हुई है? बीजेपी के साथ। आक्रामक विदेश नीति किसकी होती है? बीजेपी की होती है। ऐसी स्थिति में ये लोग क्या करते हैं? आक्रामक विदेश नीति अपनाते हैं। क्या अपनाते हैं? आक्रामक विदेश नीति। बताओ किसके आधार पर विदेश नीति तय होती है? दल के आधार पर। जैसे ही दल बदलेगा विदेश नीति भी बदलेगी। बताओ मनमोहन सिंह जी के टाइम में जो भारत था, क्या वो मोदी जी के टाइम था? क्या नहीं। मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक की, अंदर पाकिस्तान के अंदर जाके मारा, अमेरिका को झुकने पे मजबूर कर दिया, चीन को झुकने पे मजबूर कर दिया। बदला क्या था? दल बदला था।
दल बदलते ही क्या बदला? सरकार। सरकार बदलते ही क्या बदली? विचारधारा। और विचारधारा किससे बनती है? विदेश नीति में विचारधारा इंपॉर्टेंट होती है। इतनी बात समझ में आई क्या? निकिता बेटा समझ में आई क्या? यस सर। अब सवाल सुन लो क्या आएगा एग्जाम में। पहला ही सवाल तो यह आएगा, विदेश नीति को निर्धारित करने वाला सबसे बड़ा प्रमुख कारण क्या क्या है? तो उसमें एक तो कौन सी है? पार्टी है, एक उसकी विचारधारा है, एक उसकी आवश्यकताएं हैं। जैसे मान लो भारत, भगवान ना करे ऐसा हो, एक गरीब राष्ट्र होता, क्या अमेरिका को हम आंखें दिखा पाते? क्या? कभी नहीं। हमारी आवश्यकता होती पैसा लाने की, हमारी आवश्यकता होती खाद्यान्न लाने की। तो ऐसी स्थिति में आक्रामक विदेश नीति हम चाहते तो भी नहीं ला पाते। तो आवश्यकता भी नीति को एडजस्ट करने में काम करती है। समझ में आ रही है? पड़ोसी से हमने कर्जा ले रखा है, तो क्या पड़ोसी को आंखें दिखा सकते हैं? क्या? कभी नहीं दिखा सकते। इसीलिए जो आवश्यकताएं हैं क्यों राष्ट्र, लिया सर कर्ज? जो आवश्यकताएं हैं राष्ट्र की, वो कहीं ना कहीं क्या है, हमें परेशान कर देती हैं विदेश नीति को निर्धारित करने में। इसके बाद अब सवाल क्या आएगा? दल बदलने पर विदेश नीति बदल जाती है, स्पष्ट कीजिए। सवाल लिख लो, दल बदलने पर विदेश नीति पर भी सीधा प्रभाव पड़ता है या बदल जाती है? स्पष्ट कीजिए। दल बदलने पर विदेश नीति बदल जाती है या विदेश नीति पर प्रभाव पड़ता है? स्पष्ट कीजिए। ये सवाल किसको नहीं आया बेटा? कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये सवाल समझ में नहीं आया? क्लियर है? ठीक है। देखो, जब एक दल था, कौन सा? नेहरू जी का, तो शीतल विदेश नीति थी, शांति से मामला चल रहा था। फिर पार्टी बदली, पार्टी बदलते ही क्या बदली? सरकार। नई सरकार की विचारधारा क्या आई? अलग। कौन थे? मोदी जी। विदेश नीति कैसी? आक्रामक। तो विदेश नीति में परिवर्तन किसके साथ होता है? जैसे ही हम दल या सरकार में परिवर्तन करते हैं तो विदेश नीति भी बदल जाती है। दूसरा सवाल लिखो, भारत की विदेश नीति के निर्माता किसे माना जाता है? इसका अथवा भी लिख लो, प्रारंभिक विदेश नीति। भारत की प्रारंभिक विदेश नीति में किसका प्रभाव नजर आता है? भारत की प्रारंभिक विदेश नीति में किसका प्रभाव नजर आता है? आंसर आएगा नेहरू जी। ठीक है। अब लिखो, संवैधानिक और सॉरी अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा, आर्टिकल 51, 2015 बोर्ड में सवाल आया हुआ है ना? ये भारत के संविधान में नीति निर्देशक तत्वों में है। आप जानती हो मूल अधिकार कहां से कहां तक? 12 से 35 तक क्या है मूल अधिकार? 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और 51A में क्या है? मूल कर्तव्य। इतना तो याद है बेटा अपने को। 12 से 35 क्या थे? मूल अधिकार। 36 से 51 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। और 51A में क्या है? मूल कर्तव्य हैं। आप मुझे ये बताएं, इनमें से वाद योग्य कौन से हैं? इनमें से वाद योग्य कौन से हैं? ये कैसे होते हैं या किसके लिए होते हैं?
राज्य के लिए। अब इसमें एक लाइन लिख लो, नीति निर्देशक तत्व भविष्य में, फ्री वाली जगह में लिखना भविष्य में बनने वाली, फ्री वाली जगह में लिख लो नीति निर्देशक तत्वों के आगे भविष्य में बनने वाली सरकार के मार्गदर्शक होते हैं या पथ प्रदर्शक होते हैं। आई बात समझ में बेटा कि भविष्य में जो भी सरकार बनेगी उसके क्या होते हैं, ये मार्गदर्शक होते हैं या पथ प्रदर्शक होते हैं। कौन? नीति निर्देशक तत्व। और 51 भी कौन सा है? नीति निर्देशक तत्व ही है। इसका मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 51 भी किसके लिए जरूरी है? राज्य के लिए ही जरूरी है। कि आर्टिकल 51 को ध्यान में रखकर ही राज्य को नियम बनाने चाहिए। सवाल लिखो, भारत के संविधान में, क्वेश्चन लिख लो, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर, भारत के संविधान में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर प्रमुख क्या प्रावधान किए गए हैं? इसको वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर देना। ये बोर्ड ने पूछा हुआ है, 2015 में ये आया था जब एनसीईआरटी चलती थी। इसका अथवा लिखो, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख, अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख संविधान के कौन से आर्टिकल में है? संविधान के कौन से आर्टिकल में है? कौन से में है? 51 में। अब ये याद रखने हैं दोनों की दोनों चीजें। यदि ये पूछ ले कि आर्टिकल 51 किससे संबंधित है, तब भी क्या आएगा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। अगर ये पूछ ले कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा किससे संबंधित है, तो 51 बता देना है। और इसमें क्या क्या प्रावधान है वो अपन देख लेते हैं। सदैव अंतरराष्ट्रीय, आप लिख लें, सदैव अंतरराष्ट्रीय संधियों व नियमों का पालन करेंगे, नियमों का पालन करेंगे। अंतरराष्ट्रीय विवादों को, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा सुलझाएंगे। अंतरराष्ट्रीय शांति व सुरक्षा की अभिवृद्धि, अभिवृद्धि को वृद्धि भी कह सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, अभिवृद्धि के प्रयास करेंगे। एक और बचा है, सभी राष्ट्रों से न्यायपूर्ण व समानता का व्यवहार करेंगे। सभी राष्ट्रों से न्यायपूर्ण और समानता का क्या करेंगे? व्यवहार करेंगे। अब इसमें आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, ये आर्टिकल तो है तो इतना ही,
लेकिन इसमें डिटेल भी आपको करनी पड़ेगी। अगर ये सवाल आ जाए कितने नंबर का, 2 नंबर का, तब तक तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप लिख दें, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये नंबर बढ़ जाते हैं 4, तो फिर इसकी डिटेल, इनको तो बनाएंगे अपन टॉपिक, है ना, और इसमें क्या लिखेंगे, फिर डिटेल लिखेंगे, और इस डिटेल इसको भी छोटा करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संधि और नियमों का पालन, बस इतना ही लिखेंगे। फिर इसमें डिटेल क्या होगी वो देख लो। भारत के संविधान के आर्टिकल 51 में उल्लेख है कि भारत जितने भी अंतरराष्ट्रीय संधियां हैं, चाहे वो एनटीटी हो, चाहे सीटीबीटी हो, चाहे डब्ल्यूटीओ की हो, यूएनओ की हो, सबके नियमों को मानेगा, कभी का उल्लंघन ना तो किया है ना करेगा। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय विवाद, हम किसी भी विवाद को पैदा नहीं करते, हम किसी भी विवाद को, सांप नहीं दिख रहा अश्विनी कुलदीप, बेटा ये आगे से ही है ना, ये जो दिखने की प्रॉब्लम है ये यहां से नहीं है, आपके नेट में ही है। अब दिख रहा है? कार्तिक दिख रहा है क्या बेटा? किसी को नहीं दिख रहा क्या? दिख रहा है सर। ठीक है, आपके भी बेटा अभी सही हो जाएगा, है ना। देखो, अंतरराष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता के द्वारा, जिन जिन को मैं अंडरलाइन कर रहा हूं आप भी अंडरलाइन कर लो, मध्यस्थता के द्वारा सुलझाएंगे। अंतरराष्ट्रीय संधियों और नियमों का क्या करेंगे, पालन करेंगे। अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा की अभिवृद्धि का प्रयास करेंगे। सभी राष्ट्रीय, सभी राष्ट्रों से न्यायपूर्ण समानता का व्यवहार करेंगे। अब इसकी हेडिंग बना के आपको डिटेल करनी है। कौन सा बिंदु समझ में नहीं आ रहा वो पूछो। इन चारों में से कौन सा बिंदु समझ में नहीं आ रहा? 4 नंबर अपने क्लियर, अगर ये क्लियर हो गया तो। आयुषी पूछना है कुछ? नो सर। ठीक है, सवाल समझ में आया? क्या आएगा? अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर भारत के संविधान में क्या प्रावधान किया गया है? आंसर पूरा आपको मिल ही गया। ठीक है, अब देखो नेहरू की भूमिका। हम जानते हैं आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? नेहरू जी थे। अब बताओ, ये सवाल आ जाए और ये गलत हो जाए तो फिर तो पॉलिटिकल लेने का कोई मतलब ही नहीं है। अब चलो एक बात बताओ, पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और ये कब आया था? अर्धवार्षिक में आया था। जो सरकारी पेपर आते हैं ना उसमें आया था ये, और अपनी किताब में कहीं ये दे नहीं रखा। बच्चे कहते हैं सर आउट ऑफ सिलेबस आया था। ये बताने लायक चीज है? बताओ आप, एक 12वीं क्लास का बच्चा, उसे ये नहीं पता कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो फिर कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होगी। क्योंकि 11वीं क्लास में हम डिटेल से पढ़ के आए थे इनको, पहले प्रधानमंत्री कौन थे, है ना, पहले विदेश मंत्री कौन थे, ये सारी चीजें हम पहले ही चैप्टर में पढ़ चुके हैं डिटेल से। और वहां आपने स्वास्थ्य मंत्री वगैरह के बॉक्स पढ़े क्या? सारे बॉक्स बना रखे हैं ना। तो अब आपको ये याद रखने हैं, कहीं भी आपसे पूछ सकता है स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, शिक्षा मंत्री कौन थे, पहले प्रधानमंत्री जी कौन थे, राष्ट्रपति जी कौन थे। तो ये सवाल बहुत सिंपल सवाल है, इनको आपको ध्यान रखना है। पहले प्रधानमंत्री जी कौन थे? नेहरू जी थे।
नेहरू जी का कार्यकाल आजादी के साथ ही शुरू हुआ। आजादी से लेकर 1964 तक इनका क्या रहा, कार्यकाल रहा। ठीक है, इनके कार्यकाल में हमने 2 युद्ध लड़े। एक तो 1948 में लड़ा जम्मू कश्मीर को लेकर, ये तथ्य नोट डाउन कर सकते हैं आप। किससे लड़ा, पाकिस्तान से। युद्ध किस किस के बीच में हुआ, भारत पाकिस्तान के मध्य, और इसमें पीओके का अधिग्रहण हो गया, पीओके बना इन्हीं के कार्यकाल में। और पीओके क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर। पूछ ले, पीओके का पूरा नाम क्या है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। ठीक है, पाक अधिकृत कश्मीर भी इसे कहते हैं। कोई बता सकता है, अभी वर्तमान में 545 सीटें हैं, कहा, लोकसभा में। क्लियर, टोटल कितनी होती है, 552। 2 यहां से मनोनीत और 2 ही यहां से मनोनीत। यहां से अगर देखें तो बचती है 543, यहां से देखें तो 550। तो ये 5 सीटें कहां हैं, ये 5 सीटें कहां के लिए रिजर्व रख रखी है हमने, है कोई आइडिया? ये इसी पीओके में रख रखी है। भारत मानता है, मानता क्या है ही, पीओके हमारा ही हिस्सा है और हम इसे हर हाल में लेके रहेंगे। जिस दिन ये आ जाएगा, ये 5 सीटें यहां से आएंगी और भारत की सीटें कितनी हो जाएंगी, 552 हो जाएंगी। समझ में आई ये? आजादी से लेकर 64 तक का कार्यकाल किसका था, नेहरू जी का कार्यकाल था। जम्मू कश्मीर में 48 को लेकर 1948 में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ और पीओके जम्मू कश्मीर पर अवैध कब्जा हो गया। किसका, पाकिस्तान का अवैध कब्जा हो गया। किसके कार्यकाल में, नेहरू जी के कार्यकाल में ही ऐसा होता है। और नया क्या बन गया, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर बन गया। किसी दिन ये भी कहानी पढ़ेंगे अपन, है ना, आगे आगे आएगा कि 48 की कहानी क्या थी। ये वाली आपको पता लगी गई कि जो बची हुई सीटें हैं वो कहाँ हैं, पीओके के लिए हमने छोड़ रखी हैं। एक घटनाक्रम तो नेहरू जी के ये था। दूसरा घटनाक्रम देखो, 1954, ठीक है ना, अप्रैल को था ये। पंचशील का समझौता होता है, पंचशील का समझौता इन्होंने किया। ठीक है, ये किस किस के मध्य था, एक तो भारत था और दूसरा कौन था, चीन। ठीक है, भारत के तो कौन थे, नेहरू जी। इधर से कौन थे, चाउ एन लाई, चाउ एन लाई, ये इधर से थे। ठीक है, अब आप देखें चाउ एन लाई और भारत के मध्य क्या क्या समझौते हुए। इसमें 5 बातें थी, हम किसी के आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे के आंतरिक हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सैनिक कार्रवाई नहीं करेंगे और क्षेत्रीय संप्रभुता की रक्षा करेंगे। ऐसे करके कितने बिंदु थे इसमें, 5। इसीलिए क्या कहा गया, पंचशील का समझौता कहा गया। किन 2 देशों के मध्य था, एक तरफ भारत था, दूसरी तरफ कौन था, चीन। भारत से कौन थे, नेहरू जी, और उनकी तरफ से कौन आया, चाउ एन लाई आया। बताओ भाई क्या दिक्कत आई यहां तक, क्लियर? सवाल लिखो। आजाद भारत में नेहरू जी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। आजाद भारत में नेहरू जी की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। अगला लिखो,
पीओके का पूरा नाम लिखें, पीओके का पूरा नाम लिखें। इसका पूरा नाम है पाक अधिकृत कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अगला लिखो, पंचशील के समझौते को समझाएं, पंचशील के समझौते को समझाएं। तो क्या है, 54 में, कब हुआ, 54 में। एक तरफ कौन था, भारत, एक तरफ कौन था, चीन। भारत की तरफ से नेहरू जी, चीन की तरफ से चाउ एन लाई। और कितनी बातों पर हस्ताक्षर हुए, 5 बातों पर हस्ताक्षर हुए। ये सारे सवाल बनेंगे एग्जाम में। अगला लिखो, तिब्बत अधिग्रहण चीन ने कब किया, तिब्बत अवैध अधिग्रहण कब और किसने किया, कब और किसने किया। तो पहला तो आंसर क्या है, कब, तो 1950 में। किसने किया, चीन ने। तिब्बत का अधिग्रहण किसने किया, चीन ने किया। किस रूप से किया, अवैध रूप से किया। आज तो हम 1 इंच ही नहीं लेने दे, उस जमाने में ले लिया है ना, हम नहीं थे ना इसलिए। आज तो भारत 1 इंच भी जमीन नहीं लेने दे अपनी किसी को। तो सवाल याद रखना, बोर्ड में आया हुआ है, तिब्बत का अधिग्रहण कब और किसने किया था। पहले आपसे पुराने पेपर जब देखोगे एनसीईआरटी के, तो उसमें सवाल मिलेगा, तिब्बत पर अवैध कब्जा किसने किया था। तो किसने किया, चीन ने किया। कब किया, 1950 में। इसके बाद दलाई लामा, नहीं ये तो नहीं है इनके कार्यकाल का। हाँ है, दलाई लामा ने राजनीतिक शरण कब मांगी या कब ली। अब ये भी ध्यान रखना, ये कौन है, बौद्ध धर्म गुरु। कहाँ के, तिब्बत के। ये बौद्ध धर्म गुरु कहाँ के हैं, तिब्बत के हैं। पूछा हुआ सवाल है, ध्यान रखना कि दलाई लामा कौन से धर्म से संबंधित हैं। तो कौन से धर्म से संबंधित हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कहाँ के हैं, तिब्बत के। एक इंटरेस्टेड फैक्ट देखो आप, पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म भारत से चला। पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म कहां से चला, भारत से। भारत से पूरी दुनिया में फैला गौतम बुद्ध महाना। और पूरी दुनिया में फैलने के बाद भारत से ही गायब, भारत में नहीं है। अभी कुछ बिहार में थे, वो भी वहां से नहीं है। महात्मा बुद्ध जैसे पुण्यात्मा भगवान के रूप में अवतरित हुए, उन्होंने उपदेश दिया, बौद्ध धर्म को स्थापित किया, और यहाँ से पूरे विश्व में बौद्ध धर्म प्रसार हुआ। आज चीन का प्रसिद्ध धर्म बौद्ध धर्म है ना। और अपने देखें श्रीलंका में भी बौद्ध धर्म है, लेकिन भारत में ना के बराबर ही है। बौद्ध गया था, वहां भी लुप्त सही ये हो गया है। तो भारत से प्रचार प्रसार होने वाला ये धर्म था, लेकिन भारत में अब नगण्य है। भगवान गौतम बुद्ध इसी से संबंधित थे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, उनके उपदेश वगैरह। और किसी भी धर्म से अगर अच्छी चीजें मिलती हैं तो उन्हें अपना लेना चाहिए। तो बौद्ध धर्म गुरु कौन है, दलाई लामा है। कहाँ से संबंधित हैं, तिब्बत से संबंधित हैं। दलाई लामा ने राजनीतिक शरण कब ली, 1959 में। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है ना। बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम में आता है कि दलाई लामा ने राजनीतिक शरण भारत सरकार से कब ली, क्योंकि राजनीतिक शरण तो भारत सरकार ही दे सकती है, आम आदमी तो दे नहीं सकता। और भारत सरकार में कौन है, नेहरू जी प्रधानमंत्री हैं। इसके बाद देखो आप, भारत और चीन युद्ध, भारत और चीन युद्ध, ये कब हुआ, 1962 में हुआ।
कब हुआ? 1962 में। और इस समय भारत की क्या हुई? हार हुई। अब भारत हारा कि नहीं हारा वो मैटर नहीं है अपने, है ना, लेकिन किताबें ये कहती हैं कि भारत हार गया था। इतनी बातें समझ में आई। अपने को यहां से क्या ध्यान रखना है? तिब्बत पर अवैध अधिकरण कब होता है? तो ये हुआ 50 में। दलाई लामा कौन से धर्म के हैं? बौद्ध धर्म के हैं। और बौद्धों के जो मंदिर होते हैं उन्हें मठ कहते हैं, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। दलाई लामा अभी भी जीवित है, ये भी याद रखना है ना। दलाई लामा कब आए भारत? 59 में अपने शिष्यों के साथ। भारत चीन युद्ध कब हुआ? 62 में हुआ। बस टाइम अप हो गया। कोई सवाल पूछना है क्या बेटा? नंदनी, साहिल, कोमल, कोई सवाल पूछना है? नो सर। क्लियर है? नो सर। यस सर। कल इसको नो पढ़ना, सर। फिर आगे बढ़ेंगे इसमें, है ना।